आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अमृत। आज हम देखेंगे मानव बस्तियां ह्यूमन सेटलमेंट भारत के संदर्भ में। तो साथियों, सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग अगर मैं जो ये वीडियो डालता हूँ, ये आप लोग अगर सुनते हैं इसको, तो सुनने के लिए जुड़ना ज़रूरी है। तो आप जब जुड़ी गए हो और आप जब आगे आने वाले मेरे वीडियो हैं इनको आप सुनोगे, तो सुनने के लिए जुड़ना ज़रूरी है, ताकि आपको जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जा सके। तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं मानव बस्तियाँ ह्यूमन सेटलमेंट। तो मानव बस्तियाँ क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार एवं आकार के घरों का समूह जिसमें मानव निवास करता है, मानव बस्तियाँ कहते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो घरों का समूह और मानव का निवास। मतलब घरों का समूह जिसमें मानव निवास करता हो तो उसे हम मानव बस्तियाँ कहते हैं। तो घरों का समूह किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी आकार का हो सकता है। तो किसी भी आकार और प्रकार का घरों का समूह जिसमें मानव निवास करता है उसे ही हम मानव बस्तियां या ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। जो मानव बस्तियां हैं ये आकार और प्रकार में भिन्न भिन्न होती हैं। ये अनेक प्रकार की होती हैं, इनके प्रतिरूप भी अनेक प्रकार का होता है। इनका फैलाव या परिसर के बारे में हम देखें तो ये एक छोटी सी बस्ती जैसे पुरा और नंगला या ढाणी के रूप में, जैसे ये पल्ली बोलते हैं, पल्ली से लेकर के महानगर तक हो सकता है। तो इनका फैलाव एक पल्ली के रूप में, पल्ली मतलब कोई छोटी मोटी ढाणी जिसमें कोई 15-20 घर हों या फिर ये बिखरे हुए घर हों, इनको ये छोटे रूप में जो कोई गांव होते हैं इनको हम पल्ली बोलते हैं। और महानगर होता है 10 लाख से 50 लाख के बीच में अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या है, शहरी क्षेत्र की, उसे हम महानगर कहते हैं। तो मानव बस्तियां पल्ली के रूप से लेकर के महानगर तक हो सकती हैं। तो मानव बस्तियों में दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः शहरी और ग्रामीण मानव बस्ती। तो गांव क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि विलेज क्या होते हैं। गांव ऐसी बस्ती जो विरल रूप में बसी हुई है, छोटी बस्ती है, जिसमें अधिकांशतः जनसंख्या कृषि अथवा प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता को प्राप्त कर लेती है या प्राथमिक क्रियाकलापों में अधिकांशतः लगे रहते हैं। तो विरल रूप से ऐसी छोटी बसी बस्ती जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है या अधिकांशतः जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है, ऐसी बस्तियों को हम ग्रामीण बस्ती अथवा गांव कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्रियाकलापों में एक तो कृषि आती है, प्राथमिक क्रियाकलापों में पशुपालन भी आता है, प्राथमिक क्रियाकलापों में खनन भी आता है, और प्राथमिक क्रियाकलापों में लकड़ी काटना भी आता है, प्राथमिक क्रियाकलापों में मत्स्य पालन भी आता है, प्राथमिक क्रियाकलापों में मत्स्य पालन भी आता है, खनन भी आता है। तो प्राथमिक क्रियाकलापों में अधिकांशतः जनसंख्या जिस बस्ती की कार्यरत है, संलग्न है, ऐसी बस्ती को हम ग्रामीण बस्ती कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से आगे, तो अब देखते हैं हम नगरीय बस्ती कि नगरीय बस्ती क्या होती है। नगरीय बस्ती, तो नगरीय बस्तियों को हम जानते हैं कि ऐसे विस्तृत या ऐसे नगरीय बस्ती, अर्बन सेटलमेंट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अर्बन सेटलमेंट। तो ऐसे विस्तृत एवं बड़े आवासीय क्षेत्र, ऐसे विस्तृत और बड़े आवासीय क्षेत्र जिनमें द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों का विशिष्टीकरण पाया जाता है, नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। मतलब ऐसे बड़े विस्तृत क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र ये बड़े होते हैं, वहाँ जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वैसे भी ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे बड़े अधिवास क्षेत्र जिनमें द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों का विशिष्टीकरण मिलता है, नगरीय बस्तियाँ
कहलाती हैं। मतलब है कि नगरीय क्षेत्रों में लगभग 75% से अधिक जनसंख्या द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में लग रही है। मतलब जो प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं करते, द्वितीयक तृतीयक कलाप करते हैं, ऐसी बस्तियां नगरीय बस्तियां कहलाती हैं, जो सघन और गुच्छित प्रकार से होती हैं। नगरीय बस्तियों में उच्च घनत्व होता है, अच्छी जनसंख्या पाई जाती है, ज़्यादा सुख सुविधाएं पाई जाती हैं और उद्योग धंधे और सेवा क्षेत्रों में यहाँ के लोग ज़्यादा कार्यरत हैं। तो ऐसे विस्तृत बसे अधिवास जिनमें द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों का विशिष्टीकरण पाया जाता है, नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में मूलभूत अंतर क्या है? ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में ये हम देखते हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में मूलभूत अंतर। तो ग्रामीण बस्तियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिक क्रियाओं से करती है। तो ग्रामीण बस्तियां कैसी बस्तियां होती हैं? जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती है। जबकि नगरीय जो बस्तियां होती हैं, इनमें उद्योग होते हैं और विभिन्न सेवाएं होते हैं, इन पर लोग निर्भर रहते हैं। मतलब द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में नगरीय बस्तियों के लोग अधिकांशतः संलग्न रहते हैं, जबकि ग्रामीण बस्तियों में अधिकांशतः लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ये लोग करते हैं। अब है नगर आर्थिक वृद्धि के नोड हैं। नगर आर्थिक वृद्धि के क्या है? नोड है। नोड क्या होता है? कोई केंद्रीय स्थल होता है जहां पर अधिकांशतः मुख्य कार्य किए जाते हैं उस बस्ती के। तो नगर आर्थिक वृद्धि के नोड हैं, मतलब केंद्रीय स्थल हैं, जो नगर और ग्रामीण बस्तियों को भोजन, तैयार वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। नोड ऐसे केंद्रीय स्थल होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को भी और नगरीय क्षेत्र को भी ये भोजन तैयार करके और वस्तुएं तैयार करके, सेवाएं तैयार करके, ये भोजन, वस्तुएं और सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों को भी और शहरी क्षेत्रों को भी उपलब्ध करवाते हैं। तो ये थी नगरीय बस्तियों और ग्रामीण बस्तियों में मूलभूत अंतर। अब हम देखते हैं कि नगर एवं ग्रामीण बस्तियों में प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है। और नगर और ग्रामीण बस्तियों में जो प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है, यह प्रकार्यात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है। भाई गांव से नगर की ओर जाएंगे लोग, नगर से गांव की ओर आएंगे, तो उसके लिए परिवहन चाहिएगा और संचार के साधन चाहिएंगे। तो परिवहन और संचार के साधनों के माध्यम से इनमें प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित होते हैं। ग्रामीण लोग स्वभावतः क्या है, कम गतिशील होते हैं, इसलिए उनमें सामाजिक जो संबंध होता है वह घनिष्ठ पाया जाता है। जबकि नगरीय क्षेत्रों में जो गतिशीलता जो होती है अधिक होती है, वो अपने समाज को या अपने परिवार को इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाते। उनके जीवन जीने का जो ढंग होता है जटिल होता है, तीव्र होता है, इसलिए उनके जो सामाजिक जीवन के जो संबंध हैं वो बड़े औपचारिक होते हैं, इतने भावनात्मक या इतने व्यवहारिक उनके संबंध नहीं होते जितने गांव लोगों के संबंध होते हैं। अब हम देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के अगर हम प्रकारों की बात करें तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और घरों के बीच की दूरी के आधार पर निर्धारित होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार हैं तो ये है वहाँ के जो निर्मित क्षेत्र हैं, घरों के जो बस्तियों के क्षेत्र हैं, उन बस्तियों का कितनी फैलाव है और घरों के बीच में कितनी दूरी है, इस दूरी के आधार पर जो बस्ती का बसावट होती है उसके आधार पर हम ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निर्धारित करते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से कौन कौन से कारक हैं? एक तो भौतिक कारक हैं, भौतिक लक्षण हैं, जिनमें भौतिक लक्षण हैं, सांस्कृतिक और मानवीय कारक हैं और सुरक्षा संबंधी कारक हैं। ये ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं। भौतिक लक्षणों में हम देखते हैं कि किसी भूभाग की प्रकृति कैसी है,
वहाँ पे समतल भूमि है, एक ढालू भूमि है, एक पठारी भूमि है, एक मरुस्थलीय भूमि है, एक पहाड़ी भूमि है। तो भूभाग की प्रकृति कैसी है, वहाँ पे जल की उपलब्धता कैसी है, कि जल है या नहीं है। अगर जल है ऐसी क्षेत्रों में तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। जलवायु कैसी है, एकदम ज़्यादा शीत जलवायु तो नहीं है, एकदम ज़्यादा उष्ण जलवायु तो नहीं है, एकदम मरुस्थलीय जलवायु तो नहीं है, वरना जनसंख्या नहीं रहेगी। तो भौतिक लक्षणों में अगर कोई समतल भूमि है, जल भी अच्छा वहाँ उपलब्ध है और अच्छी रहने लायक जलवायु है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम सांस्कृतिक और मानवीय कारकों की बात करें तो सामाजिक संरचना कैसी है, कि एकांकी जीवन जीते हैं लोग या सामूहिक जीवन जीते हैं लोग। जाति कैसी है, वहाँ एक ही जाति के हैं या विभिन्न विभिन्न जाति के हैं। धर्म, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, इनकी अलग अलग बस्तियों में अलग अलग प्रकार के या सामूहिक रूप से रहने वाले लोग हैं, या एक धर्म की कोई एक ही बस्ती है। तो इन सारे कारकों का प्रभाव मानव बस्तियों के बसाव पर पड़ता है। सुरक्षा संबंधी कारकों की बात करें हम तो यदि किसी बस्ती में कहीं चोरी होती है और कहीं डकैती होती है तो व्यक्ति वहाँ पर क्यों रहेगा। तो आदमी तो उसी जगह पर ज़्यादा रहेगा जहाँ पर शांति का वातावरण हो, सौहार्द का वातावरण हो, भाईचारा हो, बंधुत्व हो, लड़ाई ना हो, चोरी डकैती ना हो, हर तरीके से जहाँ व्यक्ति को सुरक्षा महसूस होती है ऐसे जगह पर व्यक्ति रहना पसंद करता है। ग्रामीण बस्तियाँ ऐसी जगह पर बसना पसंद करती हैं। तो ये विभिन्न जो कारक थे ग्रामीण बस्तियों के बसने के प्रभावित करने वाले कारक थे। अब हम देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के संदर्भ में। ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में रखा जाता है। तो 4 प्रकार कौन से हैं? एक तो गुच्छित ग्रामीण बस्ती, या गुच्छित को ही बोलते हैं संकुलित या आकेंद्रित ग्रामीण बस्ती, या जो क्लस्टर्ड जो होती है सेटलमेंट। गुच्छित ग्रामीण बस्ती होती है, इन बस्तियों में घर नज़दीक पाए जाते हैं, पास पास पाए जाते हैं। दूसरा है अर्धगुच्छित या विखंडित ग्रामीण बस्ती, अर्धगुच्छित ग्रामीण बस्ती या विखंडित ग्रामीण बस्ती। तीसरी बस्ती है पल्लीकृत ग्रामीण बस्ती या नंगड़ा ढाणी पल्लीकृत जो, और चौथी है एकांकी या परिक्षिप्त ग्रामीण बस्ती। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्य हैं। तो इन ग्रामीण बस्तियों में जो अब हम देखते हैं गुच्छित ग्रामीण बस्ती, तो गुच्छित ग्रामीण बस्तियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ये गुच्छित ग्रामीण बस्तियां कैसी होती हैं और ये कहाँ पर पाई जाती हैं। गुच्छित ग्रामीण बस्तियां, अब इनका एक एक का अध्ययन करते हैं। इन बस्तियों में घरों का एक सन्हत या संकुलित रूप पाया जाता है। ये बस्तियां जो होती हैं ये पास पास में इनमें मकान पाए जाते हैं। ये एकदम संकुलित रूप में नज़दीक नज़दीक में बसे हुए घरों की ये बस्ती होती है। और ये बस्तियां ऐसे क्षेत्रों में मिलती हैं जहां उपजाऊ मैदान हो, जलोढ़ मैदान हो, जो जल की कोई कमी ना हो। ऐसे क्षेत्रों में जैसे उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उत्तरी भारत के राज्य हैं, जहाँ सुरक्षापूर्ण स्थान हो, ऐसे क्षेत्रों में ऐसी बस्तियों का बसाव ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें कि भारत में ऐसी बस्तियाँ कहाँ कहाँ हैं, तो भारत में एक तो मध्य भारत में जो मैदानी क्षेत्र है, यह बुंदेलखंड का जो प्रदेश है, इस क्षेत्र में ये बस्तियाँ पाई जाती हैं मध्य भारत में। जैसे ये नागालैंड में उधर सुरक्षा की दृष्टि से जो पथरीला और पहाड़ी इलाका है, वहाँ ज़्यादा बस्तियाँ ऐसे गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान में ऐसे जगह पर ये बस्तियाँ पाई जाती हैं जहाँ पर जल की अच्छी उपलब्धता है, वहाँ पर गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती हैं। जो जल एक केंद्र बिंदु है, उस जल के पास पास में बस्तियों का सघन विस्तार हो जाता है। अब हम दूसरे नंबर की देखते हैं अर्धगुच्छित या विखंडित, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां। हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अर्धगुच्छित बस्तियां कैसी बस्तियां होती हैं, इनकी विशेषताओं को अब हम जानते हैं। तो अर्धगुच्छित बस्तियों को विखंडित बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है कि अर्धगुच्छित बस्तियां विखंडित हैं, जगह जगह बसी हुई हैं, एक जगह ये गुच्छित रूप से नहीं है। ऐसी बस्तियां जो किसी जो
परिक्षिप्त बस्ती होती है, जो एकांकी बस्ती है, इसके किसी सीमित क्षेत्र में अगर यह गुच्छित होने के कारण ऐसी बस्तियां निर्मित होती हैं। ऐसी बस्ती कहाँ, अगर कोई एकांकी कहीं अलग से कोई एक छोटी बस्ती बसी हुई है, अगर उसमें घर पास पास में बनने लग जाते हैं, गुच्छित रूप में होने लग जाते हैं, तो ऐसी बस्तियां जो कैसी कहलाती हैं, अर्धगुच्छित बस्तियां कहलाती हैं। ये विखंडित बस्तियों को भी, विखंडित बस्तियां भी इनका दूसरा नाम है। इन बस्तियों में जो ग्रामीण समाज का एक वर्ग है, ये मुख्य गुच्छित बस्ती या गांव को छोड़ करके अलग बस्ती में रहने लगते हैं, अलग बस्ती बनाने लगते हैं। अर्थात एक बड़ा गांव जो होता है, जहाँ उसमें भीड़ ज़्यादा हो जाती है, अच्छा वातावरण शांतिपूर्ण नहीं रहता है, वहाँ पर भीड़ भाड़, परिवहन के साधनों का और जनसंख्या का ज़्यादा दबाव होने लगता है, तो वहाँ पर जो भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सुख सुविधाएं, उन पर ज़्यादा दबाव होने लगता है, तो लोग बाग अपने गांव को छोड़ करके और अपने खेतों की तरफ या गांव से बाहर मकान बनाने लगते हैं। तो ऐसे गांव धीरे धीरे विखंडन होने लगते हैं, जगह जगह बसने लगते हैं। तो इस विखंडन के बाद में बनने वाली बस्तियों को अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। ऐसी बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं गुजरात के मैदान में, ऐसी बस्तियां राजस्थान में भी देखने को मिलती हैं। तो अर्धगुच्छित बस्तियों को विखंडित बस्तियां भी कहते हैं। जो क्या है कि गांव में जो बड़ा गांव है और गांव में भीड़ ज़्यादा हो गई है और लोग अब गांव को छोड़ करके बाहर बसने लग गए हैं, जगह 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 छोटी छोटी बस्तियां गांव को छोड़ करके बस गई हैं गांव से बाहर, तो इनको अर्धगुच्छित बस्तियां भी कहा जाता है। अब तीसरे नंबर की है पल्लीकृत बस्तियां। तीसरे नंबर की कौन सी बस्तियां हैं? पल्लीकृत या हेमलेटेड सेटलमेंट। पल्लीकृत बस्तियां, ये बस्तियां कैसी होती हैं? जब बस्तियां एक दूसरे से पृथक होती हैं, दूर दूर होती हैं, तो भौतिक रूप से दूर दूर होती हैं। एक बस्ती यहाँ है, एक बस्ती यहाँ है, एक बस्ती यहाँ है, एक बस्ती यहाँ है। तो भौतिक रूप से जब एक दूसरे से जो पृथक बस्तियां होती हैं, उन बस्तियों को पल्ली या पल्लीकृत बस्तियां कहा जाता है। इन बस्तियों के विभिन्न नाम पाए जाते हैं, जो स्थानीय स्तर में कहीं तो इन बस्तियों को पाना कहा जाता है, कहीं इन बस्तियों को पुरवा कहा जाता है, कहीं इन बस्तियों को पाली भी बोलते हैं, कहीं ऐसी बस्तियों को पाड़ा भी बोलते हैं, कहीं ऐसी बस्तियों को नंगला भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पे ऐसी बस्तियों को ढाणी नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बस्तियां अधिकतर जातीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती हैं, जो सामाजिक अलगाव दिखाती है। जैसे कहीं पे कोई एक, जैसे एक गुर्जर जाति का कोई घर है, कहीं जाके बस जाता है, तो उसके अड़ोस पड़ोस में अधिकांशतः गुर्जर जाति के लोग ही घर बनाने लग जाते हैं। कहीं मीणा जाति का है तो वहाँ पर अधिकतर मीणाओं की छोटी सी बस्ती विकसित हो जाती है। कहीं राजपूत जाति का है तो वहाँ पर अधिकतर राजपूत जाति के घर बनने लग जाते हैं। तो ये जातीय व्यवस्था के कारण, तो ये ठाकुरों की बस्ती हो गई है, ये मीणाओं की बस्ती हो गई है, यह गुर्जरों की बस्ती हो गई है, यह कुम्हारों की बस्ती हो गई है, या फिर यह जाटों की बस्ती हो गई है। इस प्रकार से जातीय व्यवस्था के कारण भी ऐसे सामाजिक अलगाव उत्पन्न होता है, और इस सामाजिक अलगाव की वजह से जो ऐसी छोटी छोटी बस्तियां, पृथक पृथक बस्तियां जो बस्ती हैं, इन्हें हम पल्लीकृत या हेमलेटेड बस सेटलमेंट कहते हैं। ये बस्तियां कहाँ पे पाई जाती हैं? ये बस्तियां मुख्य रूप से मध्य गंगा के मैदान में, निम्न गंगा के मैदान में, छत्तीसगढ़ में और हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है। ये मध्य गंगा और निम्न गंगा के मैदान कहाँ हैं? ये मध्य गंगा का निम्न गंगा का मैदान यह है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में। इस प्रकार की बस्तियां वहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और हिमालय की निचली घाटियों में भी ऐसी बस्तियां देखने को हमें मिलती हैं। अब लास्ट बस्ती देखते हैं हम, परिक्षिप्त या एकांकी बस्ती। परिक्षिप्त या एकांकी बस्ती, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां, परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियों को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इनको बिखरी हुई बस्तियों को ही हम परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां कहते हैं। ये बिखरी हुई बस्तियां होती हैं, इनमें कुछ ही घर होते हैं और कुछ
जो घर होते हैं वो दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। इनमें बस्तियों में एक तो घर भी कम होते हैं और जो भी घर होते हैं वो भी दूर दूर बिखरे बिखरे होते हैं परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियों में। ये बस्तियां ऐसी कहाँ मिलती हैं? ऐसी बस्तियां सुदूर वनों में मिलती हैं, जहाँ कहीं एक झोंपड़ी मिल जाती है या कहीं झोंपड़ियों का समूह भी मिल जाता है। तो झोंपड़ियों का जो समूह, जो छोटी सी ढाणी विकसित होती है, उसे हम पल्ली कहते हैं। या छोटी पहाड़ी के जो ढालों पर भी जो खेत होते हैं, पहाड़ी ढालों पर भी ऐसी बस्तियां बन जाती हैं। ऐसी बस्तियां कहाँ मिलती हैं? जो चरागाहों में दिखाई देती हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र में चरागाह लोग रहते हैं, ऐसे चरागाह वाले क्षेत्रों में ऐसी बस्तियां विकसित हो जाती हैं। ये बस्तियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियां ऐसे उत्तराखंड में पाई जाती हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। मेघालय में पाई जाती है गारो खासी जयंती जो पहाड़ियाँ उन क्षेत्रों में। हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, केरल में पाई जाती हैं और जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं। तो इन बस्तियों का मुख्य कारण क्या है विकास होने का? तो इन बस्तियों के मुख्य कारण के रूप में हम देखें तो एक तो भूमि संसाधन है, कि भूमि ढालू है या समतल है, कि या पहाड़ी है, कि मैदानी है, कि पठारी है। ये उच्चावचीय दशाएं किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं तो विपरीत वहाँ पे इस बिखरी हुई बस्तियों का निर्माण होता है। पहाड़ी ढालों पर अधिकांशतः ऐसी बस्तियों का, एकांकी बस्तियों का या परिक्षिप्त बस्तियों का निर्माण होता है। ये देखी थी हमने ग्रामीण बस्तियाँ। अब हम अगले उसमें वीडियो में बताएंगे कि नगरीय बस्तियां क्या होती हैं, उनके कैसे प्रकार होते हैं और किस प्रकार से वो किस क्षेत्र में विकसित होती हैं। इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे वापस से निवेदन रहेगा कि वीडियो को सुनने के साथ में इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप मेरे से जुड़ सकें और मैं आगे आने वाले वीडियो बनाऊँ और आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँचाया जा सके।